हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लड़ जाऊंगा मौत तक अपनी मंजिल के लिए, ना मेरे पास वक्त है किसी और की महफिल के लिए। दोस्तों जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है, निकालिए अपना नोटबुक और लिखिए दोस्तों कामयाबी का मूल मंत्र। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन कोड है। इम्तिहान लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। और दोस्तों इस क्लास को दोस्तों खत्म होने तक अपने अंदर के हौसले को दोस्तों अपने सीने में ही संजोए रखिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों आज हम इस क्लास में पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जब कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, बार बार पूछा जाता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ये भी दोस्तों इस पे आप डबल स्टार लगाइए, हो सके तो आप ट्रिपल स्टार लगाइए, क्योंकि दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसका वजन ग्राम है, ठीक है, इस पर सोने का पानी चढ़ाना है। क्या बात है। यदि प्रवाहित होने वाली करंट का मान 20 एम्पियर है तो 50 मिनट समय में कितना सोने का पानी चढ़ चुका होगा, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान 0.00068 है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की अपनी पूरी ताकत लगाता हूं। दोस्तों आप समझने की अपनी पूरी ताकत लगाइए। मान लीजिए ये एक जार है ना, ये क्या है, एक जार। इस पे दोस्तों एक है चांदी का टुकड़ा और दूसरा है इसमें सोने का टुकड़ा। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक है चांदी का टुकड़ा और दूसरा है सोने का टुकड़ा। इसे करना क्या है मुझे कि इसे ना दोस्तों बैटरी से कनेक्ट करना है। पहले मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, दोनों को इस प्रकार से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों इस पात्र में मैं क्या भरूंगा, मान लीजिए कि विलयन भर देता हूँ। इस प्रकार से इस पात्र में पूरा विलयन भरा हुआ है। अब क्या करना है, ये विधि क्या कहलाती है, तो आप लिखेगा इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दोस्तों सवाल चाहे न्यूमेरिकल का हो या फिर थ्योरेटिकल का हो, अगर वहां से कंटेंट निकाले ना दोस्तों तो कंटेंट बहुत सारे निकल जाते हैं। चाहे सवाल कोई सा भी हो, कोई मायने नहीं रखता। देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम इस पे विद्युत धारा अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, ये है हमारा, इसको लिखेगा, ये है सोने का, ये कौन सा पदार्थ है, सोने का, और ये है दोस्तों इसको चांदी मान लीजिए। यानी कि चांदी के ऊपर सोने का परत हमें चढ़ाना है ना, सोने का परत चांदी के ऊपर, सोने का पानी चढ़ाना है चांदी के पदार्थ वाले के ऊपर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इन दोनों का वजन 400 ग्राम है और पानी चढ़ाना है, प्रवाहित होने वाली करंट का मान, यानी कि इस बैटरी से जो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है वो 20 एम्पियर हो रहा है और 50 मिनट तक लगातार हो जा रहा है, यानी कि 50 मिनट तक दोस्तों लगातार हो रहा है। तो इस 50 मिनट में कितना ग्राम सोने का पानी इस चांदी वाले पदार्थ के ऊपर चढ़ पाएगा, इसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब देखिए एक होता है सूत्र, वो सूत्र दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका प्यारा सा सूत्र भी है, M = ZIT। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो आप रट सकते हैं, मैं बस 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट जवाब दे सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे आपको ना आपकी खोपड़ी में दोस्तों इस क्वेश्चन को बिठाना है। देखिए M = ZIT, तो M क्या होता है, लिखेगा M है ना, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। यानी कि जब 20 एम्पियर का धारा 50 मिनट तक हम देंगे इसके अंदर, तो जो सोने का पानी है ना वो कितना मुक्त होकर इस चांदी वाली पे जम जाएगा, उसी का द्रव्यमान है M। और Z होता है दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पे जो ECE लिखा हुआ है ना, यही होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और I होता है दोस्तों जो 20 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, I क्या है, लिखेगा ये धारा है। और जो T है ना दोस्तों, ये है हमारा
समय, और समय यहाँ पे दिया हुआ है 50 मिनट तक। अब देखिए सीधा आपकी खोपड़ी में ये सवाल जाके घुस जाएगा। देखिए m बराबर ZIT, यानी कि z का मान कितना है दोस्तों 0.00068। क्लियर। इसके बाद देखिए I विद्युत धारा कितना प्रवाह हो रहा है, तो गुणा कर दीजिए 20 एम्पियर। फिर समय कितना है 50 मिनट। अब ध्यान देना दोस्तों, समय को कभी भी मिनट में रख के कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, इस पॉइंट को मैं अगर काटूंगा ना, तो इस पॉइंट के आगे जितना भी संख्या है उतना जीरो नीचे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 4 5 जीरो नीचे हो गया। अब देखना 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 कट। और दूसरा देखना 5 का 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 1 0 ये उतर गया। ठीक, अब 2 दहम 20, ये हो गया दोस्तों 2 दहम 20। अब यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको उतारता हूँ दोस्तों। ये 0 तो हो गया ख़त्म, बचा कितना 68 इंटू ये सारे कट गए, बचे कितना 6। अब इसके बटे में कितना है 10। अब इसको गुणा करिए, 8 छंग 48, बच गया कितना 4, 6 छका 36, 36 4 40 बटा 10। अब इसको कैलकुलेशन करूंगा तो 10 चौवा 40, यानी कि 4.8 ग्राम। अब देखिए 4.8 ग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो डी है ना, यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दोस्तों मार्केट में ना बेवकूफ़ बनाने के लिए आजकल इस विधि का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, यानी कि 131 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वोल्टेज सोर्स का मान 1.4 वोल्ट है और परिपथ का प्रतिरोध 2 किलो ओम, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान बताइए। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में ना आपको बिल्कुल समय नहीं बिताना है वहां पे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, ओम के नियम से हम पढ़ते हैं V बराबर IR। यहीं से आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट तीनों ज्ञात कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, धारा का मान कितना होगा, बिल्कुल I बराबर होगा V अपॉन R। वोल्टेज कितना है दोस्तों 1.4 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। किलो को दोस्तों, किलो को हम के से लिखते हैं और के का मतलब होता है 1000, यानी कि 3 0 यहाँ भी ऐड कर दीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं अगर कट करता हूँ, इस पॉइंट को जैसे ही काटूंगा तो पॉइंट के आगे जितना संख्या होगा उतना जीरो नीचे आ जाएगा। करेक्ट, आ गया नीचे। अब इसको गुणा करता हूँ, देखिए 14 बटा 20,000 हो गया। ठीक है ना, 14 बटा 20,000। अब 2 को दोस्तों 7 बार भाग जाने दीजिए, कट गया 14, बचा कितना 7 बटा 0,0,0,0। 2 तो कट गया, इसका मतलब इसके पास क्या है अब 1 है। अब इसको भाग दीजिए दोस्तों, जितना जीरो है ना उससे एक संख्या पहले, जितना जीरो है मतलब एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर एक ही संख्या है। तो इसको जब भाग देंगे तो सीधे कितना हो जाएगा 0.0, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट आ जाएगा 007, है ना, इतना हो जाएगा एम्पियर। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में जानबूझ के आप लोगों को दिया हूं, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा भी मिस्टेक करते हैं ना, तुरंत आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी। दोस्तों अब भी आप चाहे एक नहीं 1000 गलती कर लीजिए, अभी छोटी गलती नहीं महा गलती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर गलती करते हैं दोस्तों तो इसका नंबर तो कटेगा ही, साथ में जो सही करके आएंगे ना उसका भी नंबर राम नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 0.0007 एम्पियर। चलिए दोस्तों बहुत मजा आ रहा है इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने में।
अगर सर्किट में लगे तीनों प्रतिरोध को 24 वोल्ट की सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए और जहां बहने वाली करंट 1 एम्पियर हो तो सर्किट में लगे प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम के होंगे। दोस्तों बस प्रश्नों को ना ध्यान से पढ़िए, प्रश्न आपसे कह क्या रहा है। मैं तो समझ गया कि प्रश्न मुझसे कहना क्या चाहता है ना। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध है, हमें पता नहीं कितने कितने ओम का प्रतिरोध है, लेकिन 24 वोल्ट की सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 3 प्रतिरोध देखिए, ये होगा पहला, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। इसको नाम दे दीजिए R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को ना एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए और वोल्टेज कितना है इस बैटरी की, 24 वोल्ट। यहां से आपको निकालना है क्या, 1 एम्पियर का धारा। देखिए इसमें धारा दोस्तों 1 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है। इसमें जो सर्किट में लगे प्रत्येक प्रतिरोध का आपको मान बताना है कि कितने ओम के होंगे। तो देखिए अब भी पता चलता है क्या पूछा दोस्तों, रेजिस्टेंस R बराबर V/I, वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, कितना आ जाएगा 24 ओम। प्रतिरोध हमें पता चल गया 24, लेकिन एक ही नहीं, यहां पे दोस्तों 3 प्रतिरोध हैं, इसलिए इस 24 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 × 24 है ना, यानी कि कितना हो गया 24 ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सॉरी ये क्या कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 8 ओम का पहला प्रतिरोध, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी, तीनों प्रतिरोध 8-8 ओम के हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 134 बाइनरी संख्या 0101110 को डेसिमल में बदलना है। अब देखिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, नहीं तो आपके पास दोस्तों एग्जाम के अंदर ना बस चंद सेकेंड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही समय दिया जाएगा जितना बाकी प्रश्नों को मिलेगा। अब देखना यहां से क्वेश्चन को पढ़िए, बाइनरी संख्या को हमें डेसिमल में बदलना है। देखना दोस्तों संख्या को पहले लिखिए 010110, इसको किस में बदलना है, डेसिमल में। अब देखना दोस्तों जो हमारी बाइनरी संख्या होती है ना, इसका आधार जो होता है वो 2 होता है, लिखेगा इसका जो आधार होता है, आधार 2 होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। दोस्तों थोड़ा सा हम इसके थ्योरेटिकल की तरफ चलते हैं, थ्योरी की तरफ। जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, एक तो डिजिटल एक एनालॉग होता है। तो जो डिजिटल प्रकार के होते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा मोबाइल फोन हो गया, उस फोन के अंदर मान लीजिए उस फोन के अंदर डिजिटल प्रकार के सर्किट लगे हुए हैं ना, तो फोन हमारे डिजिटल रूप से काम करता है। तो क्या करते हैं हम कि दूसरे से हमें अगर बात करना होता है तो हम नंबर डायल करते हैं। मान लीजिए कि नंबर हम डायल कर दिए 8 या फिर नंबर डायल कर दीजिए 9, है ना। तो इस 9 को इस 9 को नहीं लेता वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, लेता किसको है, या तो वो 0 को लेगा या फिर 1 को लेगा। तो ये है हमारी डेसिमल, इसको कन्वर्ट करता है वो बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद या तो वो 0 बनाता है या फिर 1 बनाता है। अब देखिए ये है बाइनरी, इसमें 0 और 1 के अलावा कोई शब्द दिख रहा है, कोई अक्षर आपको, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए जो इसका आधार होता है 2 होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। अब देखिए बाइनरी संख्या को निकालने का जो फॉर्मूला है ना, उसको देखते हैं। गजब का फॉर्मूला है, लिखिए ये संख्या लिखा हुआ है। अब देखिए 0 1 0 1 1 0, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जिस भी संख्या को आप चेंज कर रहे हैं उसके बेस को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका बेस कितना है, 2 है। हम उल्टा साइड से दोस्तों इसका गुणा करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले 0 से, देखिए 0 गुणे 2 की घाते 0 प्लस, फिर आता है 1 गुणे 2 की घाते 1 प्लस, फिर आता है 1 गुणे 2 की घाते 2 प्लस, फिर आता है 0 गुणे 2 की घाते 3 प्लस, फिर आता है 1
1 गुने 2 की घाते 4 प्लस फिर आता है 0 गुने 2 की घाते 5। और दोस्तों जिसमें 0 है ना, आप तो उसको बिना पूछे कर दीजिए कट, क्योंकि 0 का गुणा अगर किसी से करते हैं तो आता हमेशा 0 ही है। अब देखिएगा, पहले इसको लिखता हूँ, 2 की घात में 1 है तो कितना होगा, 2 ही होगा, यानी कि 1 गुणे 2 प्लस यहाँ इसको देखते हैं, 2 की घाते 2 है यानी कि 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 4 प्लस, अब इसको देखिए 2 की घाते 4 है यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16 यानी कि 1 गुणे 16 है ना। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा एक बार करेंगे तो 2 आएगा, 4 का गुणा एक बार करेंगे तो 4 आएगा, 16 का गुणा एक बार करेंगे तो 16 आएगा। 16 4 20 और 20 2 22। ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है डेसिमल और ये है हमारी बाइनरी। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया। हम हमेशा प्रयोग किसका करते हैं, डेसिमल का, बाइनरी का प्रयोग कभी नहीं करते। बाइनरी दोस्तों जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो अपने आप अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी नंबर में। हम तो केवल डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, कोई सा भी चीज हो। अगर हम कोई संख्या दबाते हैं, या तो 0 दबाएंगे, या 1, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही संख्या दबाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दबाते हैं तो अपने आप ये कन्वर्ट कर लेता है, या तो 0 में कन्वर्ट करेगा या फिर 1 में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आज लेकर आया हूं। किसी परिणामित्र का भार घटाकर आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस में कितना परिवर्तन आएगा। दोस्तों बस चंद सेकेंड का ये क्वेश्चन है, मैं बस देख के बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ना पूरी दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों इस कॉपर लॉस को थोड़ा पकड़ते हैं, है ना। ये कॉपर लॉस देखते हैं हमें क्या जानकारी देता है। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब नुकसान होता है ना। क्या, नुकसान होना, किसी भी चीज का नुकसान होना। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, कॉपर का। कैसे होता है भाई साहब, जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें ना जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी जो क्वाइल है ये क्वाइल हीट होने लगती है। क्यों, वजह क्या है, जो इसमें लोड होती है दोस्तों, लिखिएगा जो भार होती है ना वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। यानी कि लोड बढ़ाएंगे तो करंट दोस्तों डबल गुना भागेगा, यानी कि और अधिक प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से तापमान यानी कि हीट पैदा होने लगता है उस क्वाइल में। तो क्वाइल का जो लाइफ टाइम है वो कम होने लगती है। क्वाइल के लाइफ टाइम कम होने को ही हम कॉपर लॉस कहते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर भार को घटाकर हम आधा कर देते हैं तो कॉपर लॉस में क्या परिवर्तन आएगा, देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने पढ़ा है P बराबर VI cos फाई। इसमें देखिए वोल्टेज भी है, करंट भी है और कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर भी है। लेकिन ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे अप्लाई होता है P बराबर I स्क्वायर R, है ना। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो भार होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए अगर भार को हम कितना किए, आधा गुना किए, है ना। भार को हम अगर 1/2 करते हैं तो कॉपर लॉस में क्या परिवर्तन होगा। देखिए कॉपर लॉस जो होता है वो करंट की वजह से होता है, करंट अधिक चलने लगता है जिससे हीट अधिक उत्पन्न होता है। यानी कि करंट दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को भी आप नोट कीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.4। यानी कि जब इसके भार को घटाकर हम आधा कर देते हैं तो जो कॉपर लॉस होता है ना वो 4 गुना दोस्तों कम हो जाएगा, अधिक नहीं, 4 गुना, 1/4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब सुनना दोस्तों, मैं ना आपको एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगा जिससे कि आप उसका जवाब ना दे पाए। बिल्कुल सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि देखिए जो ट्रांसफार्मर का भार है उसको घटाकर आधा कर दिया गया। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के भार को ना पूरा ही खत्म कर देते हैं। आधा क्यों खत्म करेंगे, पूरा ही घटा देते हैं, शून्य कर देते हैं, यानी कि शून्य भार,
ट्रांसफार्मर का क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर में से शून्य भार कर देते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर शून्य भार में होता है तो उस वक्त कौन सा करंट प्रवाहित होता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो उस समय उसमें कौन सा करंट प्रवाहित होता है। और दोस्तों इसके साथ एक और क्वेश्चन लिखिए कि जो ट्रांसफार्मर होती है हमारी ना, वो नो लोड में जो करंट प्रवाहित होती है वो फुल लोड करंट का कितना परसेंट लिखिएगा। जो इसमें धारा प्रवाहित होती है ये फुल लोड का दोस्तों है ना, ये फुल लोड धारा का कितना परसेंट धारा प्रवाहित होती है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों इंतजार करूंगा आपके इस सवाल के जवाब, मेरे इस सवाल के जवाब का मैं जरूर इंतजार करूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है, इस ट्रांसफार्मर के बारे में अभी हमें और पढ़ना है। इसके अगले वाले क्वेश्चन में देखिए शायद ट्रांसफार्मर के बारे में ही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 136, किस केवीए के परिणामित्र का शीतलन ऑयल ब्लास्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है? दोस्तों ऑयल ब्लास्ट सिस्टम जो होता है ना, इस विधि द्वारा जो हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं तो इसमें ध्यान रखना, इसमें तेल और हवा, तेल प्लस हवा यानी कि ऑयल प्लस एयर दोनों का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। लेकिन भाई साहब आपसे ये नहीं पूछा है कि तेल और हवा का इस्तेमाल करके किया जाता है क्या, आपसे तो पूछा गया है कि केवीए रेटिंग बताइए, कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम ऑयल ब्लास्ट सिस्टम द्वारा करते हैं। तो भाई साहब वो 500 केवीए, 500 केवीए बोले तो दोस्तों 5 लाख है, 5 लाख वोल्ट एम्पियर। इतना हाई रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसको पावर ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में रखा जाता है। और दोस्तों उसका जो शीतलन होता है इसका कूलिंग ऑयल ब्लास्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको देखना, ये क्या है, इस फोटो को देखिए दोस्तों। मैं ना फोटो दिखा दिखा के आपको आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इस ट्रांसफार्मर को गौर से देखिए, इसके हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ट्रांसफार्मर में दोस्तों लोड कनेक्ट किया जाता है, लोड कनेक्ट करते ही लोड जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि लोड हम 2 गुना करेंगे ना तो करंट 4 गुना और अधिक प्रवाहित होने लगेगा। यानी कि तापमान दोस्तों अधिक करंट प्रवाह होने की वजह से तापमान उत्पन्न होता है। और दोस्तों जैसे ही तापमान उत्पन्न होता है, कॉइल के बीचों बीच ही ऑयल होती है, वो ऑयल भी गर्म होने लगती है। अब ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब ऑयल बिल्कुल फ्रेश होती है, नई होती है, उस वक्त इसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी होती है। विस्कोसिटी बोले तो इसकी श्यानता, दोस्तों श्यानता बोले तो इसका गाढ़ापन है ना, बहुत अधिक गाढ़ा होता है। मैं आपको याद दिला दूं, जो शहद होता है ना, उस शहद को अगर फर्श के नीचे आप गिराएंगे तो दोस्तों वो फैलता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसको विस्कोसिटी बहुत अधिक है। लेकिन उसी के जगह पे अगर पानी आप गिराते हैं तो पानी बिखर जाता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, उसका विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो ट्रांसफार्मर जब नया तेल होता है तो उसका विस्कोसिटी बहुत अधिक होती है। तो तेल कहाँ होता है? इस मेन टैंक में होता है। देखिए ये क्या है, मेन टैंक है दोस्तों, इस मेन टैंक में होता है। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ाते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, ये फैलने लगता है, गर्म होकर पतला होने लगता है, इसका आयतन और अधिक हो जाता है। तो ये क्या करता है, यहां से निकल के ना, ये है दोस्तों रेडिएटर। ये क्या है? रेडिएटर। ये डायरेक्ट जुड़ा है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से। ये रेडिएटर क्या करता है, तेल जब फैलने लगता है तो निकल के इस रेडिएटर में एंट्री हो जाती है। अब इस रेडिएटर में चारों तरफ फैल जाती है। देख रहे हैं ये प्लेट के नुमा आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लेट ये पाइप की तरह है, लेकिन चपटी चपटी है, इसका आकार बिल्कुल चपटा है। इसमें आके वो गर्म तेल इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या करता है, यहाँ पे देखिए फैन लगा हुआ है ना। ये फैन अंदर से गर्म हवा को बाहर नहीं फेंकती, बाहर से ठंडी हवा को इस रेडिएटर के ऊपर देती है, ताकि रेडिएटर कुछ हद तक ठंडी हो जाए। और रेडिएटर के ठंडा होते ही ना ऑयल भी ठंड होती है। और जैसे ही ऑयल ठंड होती है दोस्तों, उसकी विस्कोसिटी फिर से बढ़ने लगती है, यानी कि वो फिर से गाढ़ा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और सिकुड़ता हुआ ये फिर से आके मेन टैंक में घुस जाता है। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, लिखेगा ये है रेडिएटर। ये रेडिएटर है। ये है दोस्तों इसका कंजर्वेटर।
वेटर, और इसको लिखेगा ये ट्रांसफार्मर का बुश है जहाँ पे ट्रांसफार्मर को इनकमिंग सप्लाई दिया जाता है। ये है दोस्तों इसका फैन, है ना, ये दोनों भी इसका फैन ही है। और ये वाला पार्ट ना इसका मेन टैंक है, मेन टैंक है। इसी टैंक के अंदर तीनों वाइंडिंग भी है और ऑयल भी है, यानी कि दोनों चीज एक ही जगह पे है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही ऑयल ठंडी होती है ना, वो सिकुड़ने लगती है अपने आप में, और सिकुड़ के ये कहाँ चली जाती है, अपने मेन टैंक के अंदर। और ये इस वाले पार्ट को देखिए दोस्तों, ये आउट गोइंग के लिए यानी आउटपुट के लिए यहीं से सप्लाई बाहर जाती है। यहां से दोस्तों आर फेज, वाई फेज और बी फेज एंट्री करती है इस बुश के द्वारा। यह है कंजर्वेटर रेडिएटर। अब देखना दोस्तों, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ई को आप गौर से देखिए, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए, 63 kVA दोस्तों, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। रूरल बोले तो गांव, अर्बन बोले तो शहर, यानी कि चाहे शहरी एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, अधिक से अधिक ना 63 kV के ट्रांसफार्मर ही लगाते हैं। लेकिन ऐसा हम ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है कहीं पे, है ना, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहले तो हम लोड का उसका पूरा रिक्वायरमेंट करेंगे कि कितने एरिया के बीच में, कितने लोड के बीच में इस ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जा रहा है, इस चीज़ का पता लगाते हैं। और दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल में भी हमें सोचना होता है कि मान लीजिए कि आने वाले 4 से 5 वर्ष में 10 से 5 घर और बढ़ गए, तो घर के बढ़ने से लोड भी तो बढ़ेगा। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ना, इसको 10-5% इंक्रीज करके लगाते हैं। तो जो 63 kVA की ट्रांसफार्मर होती है, इसको जो कूलिंग करने का तरीका है ना, इसमें रेडिएटर नहीं लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है दोस्तों, उसको मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बस जुबान पे है, बाहर नहीं निकल रही है। डक्ट बोलते हैं उसको, डक्ट, वायु मार्ग या वायु मार्गी, जो भी आप बोलिए, है ना, तो उसको डक्ट बोला जाता है। डक्ट की सहायता से ऑयल को ठंडा किया जाता है, यानी कि डक्ट में ऑयल चली जाती है और डक्ट वातावरण के संपर्क में होता है। वातावरण में पता है ठंड हवा भी है, गर्म भी हवा है, तो उस हवा के संपर्क में जब ये ऑयल आती है तो ये अपने आप ही ठंडी हो जाती है ना। तो चलिए, इस प्रकार से दोस्तों इसकी कहानी है। अगली देखिए, कैप्सूल नंबर 137, कॉस थीटा, अरे कॉस फाई किस प्रकार के मीटर के डिस्प्ले में लिखा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कॉस फाई क्या होता है। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक डेमो देता हूं। और डेमो ये है, मान लीजिए कि दोस्तों मैं यहां पे खड़ा हूं, है ना, और मेरे 10 कदम आगे मेरा एक प्रिय मित्र खड़ा है। अगर मैं आपको कहूंगा कि हम दोनों के बीच में फासला कितना है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट जाएंगे, फीता लेंगे या फिर कोई मीटर लेंगे, और हम दोनों के बीच में गैप कितना है इसको मेजर करके हम फटाफट बता सकते हैं। तो ये किस प्रकार का मेजरमेंट हुआ, तो ये लिखिए फिजिकली, है ना, ये फिजिकली प्रकार का मेजरमेंट हुआ। लेकिन जो दोस्तों करंट होता है ना, इसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है, यानी कि हमें तो पता चल गया कि दो आदमी के बीच में कितना अंतर है। लेकिन जो अल्टरनेटर होता है दोस्तों, मान लीजिए 3 फेज का अल्टरनेटर है, यानी कि 3 फेज उत्पन्न करने वाला अल्टरनेटर है, तो तीनों फेज के बीच में कितना डिफरेंस है। मान के चलिए कि ये हमारी अल्टरनेटर का रोटर है, ये अल्टरनेटर का रोटर इतना घुमा, तो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, अगर तीनों फेज एक ही टाइम पे जनरेट हो गए तब तो ठीक है, कॉस फाई का मान 0 डिग्री होगा। लेकिन जैसे रोटर हमारी घूमती है, आर फेज तो जनरेट हो जाती है, लेकिन वाई फेज 0.5 सेकेंड में वाई फेज जनरेट होता है, फिर उसके 0.5 सेकेंड में बी फेज जनरेट होता है। यानी कि आर फेज और वाई फेज के बीच में कितना इलेक्ट्रिकली डिफरेंस है, इसको कौन मापेगा, तो कॉस फाई इसको मापेगा। अब आया दोस्तों समझ में, अब मैं आप समझ गया कि आपके समझ में बिल्कुल खोपड़ी में बस चुका है। तो कॉस फाई किस प्रकार के मीटर के डिस्प्ले में लिखा होगा, भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी मीटर के डिस्प्ले में लिखा है ना, किसके, फ्रीक्वेंसी मीटर वाले डिस्प्ले में। अगर मैं कहूं व्हीटस्टोन ब्रिज के मीटर में कौन सा सिंबल होगा, तो लिखेगा इसमें ओम का सिंबल होगा, है ना। पावर मीटर में दोस्तों इसमें वाट का होगा, और एम्पियर मीटर में ए का होगा, और एनर्जी मीटर में ना किलो वाट
आवर, क्या किलोवाट आवर में होगा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। इनमें से सभी प्रकार के डीसी मोटरों का उनके प्रयोगों के अनुसार उचित मिलान कीजिए। जितने मोटर है ना, सारे मोटरों को आपके सामने एक ही क्वेश्चन के अंदर ले आके दिखा दिया गया। डिफरेंशियल मोटर, सीरीज, शंट सीरीज, कंपाउंड। दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपको नहीं आता मिलान करना तो पहले उसको मिलाइए जो आता है, जो नहीं आता उसको गोली मारिए, जो आता है पहले उसको देखिए। तो देखिए गोली तो हम बाद में मारेंगे, पहले हम मिलान करते हैं। सीरीज जनरेटर दोस्तों ये पारेषण लाइन में यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो सीरीज मोटर है ना, ये ट्रैक्शन कार्य हो गया, क्रेन हो गया, होइस्ट हो गया, ऐसे स्थान पर सीरीज मोटर का। और शंट मोटर का जहां पे बहुत कम लोड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे छपाई मशीन, इसमें लोड बहुत अधिक होता नहीं, तो शंट मोटर हो गया। और कम्युलेटिव का दोस्तों हो गया कंप्रेसर, है ना। और डिफरेंशियल मोटर का हो गया बैटरी चार्जिंग, डिफरेंशियल का बैटरी चार्जिंग। तो इस प्रकार से देखिए डिफरेंशियल मोटर का किस में है, बैटरी चार्जिंग, यानी कि ए का 4, ए में भी है 4, बी में भी है 4, ठीक है। सीरीज जनरेटर का है पारेषण लाइन, यानी कि बी का 5, ए में भी है बी का 5 और बी में भी है बी का 5 दोस्तों, यानी कि ये ना, और सी में भी है बी का 5, यानी कि बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। देखिए शंट मोटर का है छपाई मशीन, यानी कि सी का 2, सी का 2, हाँ यही सही है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मिलान करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। दूसरों से तुल्य करने पर बेरी रूपी ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं? ये गर्म तथा अधिक पावर वाले होते हैं। अगला देखिए दोस्तों 140, यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। निम्नलिखित में से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होगा? दोस्तों पावर फैक्टर तो हम जान ही लेंगे, लेकिन इस इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इनमें अगर तुलना किया जाए ना तो लिखेगा इसका तुलना, पहले लिखते हैं स्क्वायरल केज का, स्क्वायरल केज है ना, और एक तरफ लिखते हैं दोस्तों स्लिप रिंग, स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज, ये दोनों मोटर है। पहले इसके रोटर की बात करते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है ना दोस्तों, इस पे कोई वाइंडिंग नहीं होता। फिर क्या होता है, इसमें कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं, चपटी चपटी। उन पत्तियों को ना एक गोलाकार रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे रोटर का वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है और उसमें करंट का फ्लो आराम से हो जाता है। तो लिखेगा इसमें रोटर जो होता है ना, इस केज प्रकार का रोटर होता है, केज रोटर होता है। और इसमें लिखेगा वाउंड रोटर, वाउंड रोटर। और दोस्तों इसमें वाइंडिंग नहीं होती, लिखेगा कोई वाइंडिंग नहीं, कोई वाइंडिंग नहीं। लेकिन इसमें दोस्तों इसमें वाइंडिंग होती है, इसमें वाइंडिंग होती है, वो भी 3 फेज की वाइंडिंग होती है, जो कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, 3 फेज की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। और दोस्तों स्लिप रिंग मोटर में ना अगर पूछे स्लिप की संख्या कितनी होती है तो आप लिखना 3 स्लिप की संख्या होती है, एक आर फेज के लिए, एक वाई फेज के लिए और एक बी फेज के लिए। इसमें 3 स्लिप रिंग लगी होती है। अगर पूछ दे दोस्तों स्लिप रिंग किसका बनाया जाता है तो आप लिखेगा ये फास्फर ब्रोंज का बनाया जाता है, फास्फर ब्रोंज का स्लिप रिंग बनाया जाता है। और 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं। कहां पे लगी होती हैं तो स्लिप रिंग का मोटर जो होता है ना, उस मोटर के शाफ्ट में ये तीनों स्लिप रिंग लगी होती हैं। अब देखिएगा दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, लिखेगा स्टार्टिंग टॉर्क बोले तो घुमाव बल, इसका स्टार्टिंग टॉर्क है ना बहुत अधिक होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो कन्वेयर बेल्ट होता है ना, उस कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका लिखेगा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क
स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है। लेकिन हमसे पावर फैक्टर के बारे में पूछा है, तो पावर फैक्टर दोस्तों इसको 0.8 से 0.9 लैगिंग होती है, लिखेगा लैगिंग, इसका 0.7 से 0.8 लैग होता है। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर स्क्वायरल केज के अकॉर्डिंग अधिक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 10 कैप्सूल को लगातार सॉल्व किया दोस्तों, समथिंग आधे घंटे से अधिक समय हो चुका है। और कितना दोस्तों विस्तार पूर्वक मैं दोस्तों आपको समझाने में ना अपनी पूरी ताकत लगा देता हूं, अपना पूरा कंटेंट दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेश करना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए विजिट किए हैं ना, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कामयाबी की राह पे निकल चुके हैं। अब हमें ना कोई रोक सकता और ना ही हम खुद की मर्जी से रुक सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मेरे तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप का दोस्तों सम्मान करना, उनका पैर छूना, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा धर्म का काम और कुछ नहीं है, और ना ही मेरे पास इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन है। तो दोस्तों अपने से बड़ों का हमेशा दोस्तों कोशिश करना ना कि उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा उनका आशीर्वाद रहे, है ना। और दोस्तों प्यार तो हम अपने से छोटों से भी करते हैं और बड़ों से भी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और इसी जोश और जुनून के साथ मैं आप सभी के बीच खड़ा होता रहूंगा। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहा ना, तो आपका भाई देखिए 4 महीने के अंदर आपको सीधा लाइव आके पढ़ाने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, मैं फिर से अगला क्लास लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद।